हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है द्विध्रुव। हम क्या करेंगे आज विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करेंगे और इसके कारण इसकी अक्ष पर और इसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और साथ में हम ये भी ज्ञात करेंगे कि जब विद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करता है। ओके, हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक धनात्मक आवेश है और हम क्या करते हैं इसके पास में एक ऋणात्मक आवेश रख देते हैं। अच्छा, दोनों का परिमाण हम समान लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कुल आवेश कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो किसी बिंदु पर क्या इस धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र शून्य होगा? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बिंदु P की धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश से दूरी समान नहीं है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहां पर एक ऐसा निकाय मिल रहा है जिसका कुल आवेश तो हमारे पास शून्य है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। तो इस निकाय को हम क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव। अब हम क्या करते हैं, प्रकृति में कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये एक पानी का मॉलिक्यूल है। ओके, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन का जो अणु है वो दो हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजक बना रहा है। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि जो ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता होती है वो हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता से ज्यादा होती है। तो क्या होगा, हमारे पास विद्युत ऋणता ज्यादा है तो क्या होगा कि जो सहसंयोजक बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं वो अधिकांश समय ऑक्सीजन के पास रहेंगे। अच्छा, ये ऑक्सीजन के पास रहेंगे तो क्या होगा, इस पर एक ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। और इसी प्रकार जो हाइड्रोजन परमाणु है वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां पर क्या होगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा। इस प्रकार ये जो अणु है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। ओके, इसी तरह से यदि मैं HCl का उदाहरण लूं तो यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध बन रहा है। ओके, सहसंयोजक बंध मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, लेकिन वही क्लोरीन परमाणु की जो विद्युत ऋणता है वो हाइड्रोजन परमाणु से ज्यादा है। अतः क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचकर रखेगा। तो यहां पर क्या होगा, इस पर एक ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और हाइड्रोजन परमाणु धनात्मक आवेशित हो जाएगा। तो ये भी किसकी तरह व्यवहार करेगा? द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। यदि हम बात करें NaCl की, ओके, सोडियम क्लोराइड, तो यहां पर जो बंध है वो आयनिक बंध है। कौन सा बंध है? आयनिक बंध है। यहां पर जो सोडियम परमाणु है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु को दान दे देता है। तो यहां पर जो सोडियम परमाणु है उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है और क्लोरीन परमाणु पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो ये भी किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कर लेते हैं। तो द्विध्रुव क्या हो जाएगा? द्विध्रुव की परिभाषा क्या हो जाएगी हमारे पास? जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तब इस निकाय को हम क्या कहेंगे? द्विध्रुव कहेंगे। जैसे हमारे पास ये हमने डायग्राम बनाया, यहाँ पर हमने प्लस क्यू लिया है, यहाँ पर माइनस क्यू लिया है। दोनों का परिमाण समान है लेकिन प्रकृति विपरीत है और दोनों के बीच की दूरी 2a हमने ली है। ये दूरी क्या होनी चाहिए? अल्प होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखेंगे? P से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? P से। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी का जो गुणनफल है, जो राशि हमको देगी वो क्या कहलाएगी? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगी। तो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? P बराबर Q इंटू 2a। 2a क्यों? क्योंकि अपने पास प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। ओके, यहां पर हमने क्या किया, ऊपर एक सदिश लगाया। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। यह सदिश राशि है, ये सदिश राशि है, तो सदिश राशि होने के कारण इसकी दिशा भी होगी और दिशा किधर से किधर होगी? माइनस Q से प्लस Q की ओर। ओके, याद रह जाएगा, माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। कैसे? P बराबर कितना लिखा था अपने? Q इंटू 2a। और Q का मात्रक क्या है? कूलाम और 2a का मात्रक है मीटर। तो P का मात्रक क्या हो जाएगा?
कूलाम इंटू मीटर, और इसकी विमा क्या हो जाएगी m0 l1 t1 और a1। अब हमारे पास क्या प्रकृति में दो प्रकार के अणु होते हैं, पहला ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु कौन सा कहलाता है, जिनके धनात्मक आवेश वितरण का केंद्र और ऋणात्मक आवेश वितरण का केंद्र संपाती नहीं होते हैं, जैसे इस तरह से। ओके, अच्छा संपाती नहीं होते हैं तो क्या होगा, ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेंगे और इनका क्या होगा, अपना स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अच्छा, अब हम उदाहरण ले लेते हैं H2 और Cl का। यहां पर हम पहले HCl का उदाहरण ले रहे हैं। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो HCl है दोनों के बीच में सहसंयोजक बंध बन रहा है, और जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिकांश समय क्लोरीन के पास रहते हैं, तो इस पर माइनस डेल्टा आवेश आ जाता है और हाइड्रोजन पर प्लस डेल्टा आवेश आ जाता है। तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, एक स्थायी द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं अध्रुवीय अणुओं की, जिनके धनात्मक आवेश वितरण का केंद्र और ऋणात्मक आवेश वितरण का केंद्र संपाती होते हैं। ओके, संपाती होंगे तो ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। अच्छा, संपाती होंगे तो धनात्मक आवेश वितरण का केंद्र और ऋणात्मक आवेश वितरण के केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 हो जाएगा। तो इनका एक्चुअली स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। अब हम उदाहरण देते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। ओके, CO2 की ले लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक तो है कार्बन की अपेक्षा, तो यहाँ पर माइनस डेल्टा और माइनस डेल्टा आवेश तो आ जाएगा और कार्बन पर प्लस डेल्टा आवेश आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, हमारे पास सममिति है। ओके, सममिति होने के कारण क्या होगा कि इसके धनात्मक आवेश वितरण का केंद्र और जो ऑक्सीजन के ऋणात्मक आवेश वितरण का केंद्र संपाती होंगे, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, स्थायी द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन जब इस प्रकार के अणु को हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जैसे हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसके जो धनात्मक आवेश वितरण का केंद्र और ऋणात्मक आवेश वितरण के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा और दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों केंद्र सेपरेट हो जाएंगे। तो अब ये किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र हटाएंगे तो वो वापस द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, अपने पास विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव में प्रेरित हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो अणु हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, प्रेरित द्विध्रुव। क्या बोलेंगे, प्रेरित द्विध्रुव अणु कहेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ओके, तो यहां पर हम सर्वप्रथम क्या मान लेते हैं कि AB हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है और बिंदु B पर प्लस Q आवेश तथा बिंदु A पर माइनस Q आवेश स्थित है। अच्छा, A और B को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, हमारे पास विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाएगी। अच्छा, साथ में हम ये भी मान लेते हैं कि जो AB है वो क्या है, 2A है। ओके, यहां पर हम D भी मान सकते हैं, लेकिन गणना के हिसाब से 2A मानना ज्यादा सुविधाजनक है। ओके, तो हम यहां पर क्या करेंगे, A और B के बीच की दूरी 2A लेंगे। अब हमारे पास क्या है कि इस अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है और यहां पर हम इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ओके, अच्छा मान लेते हैं हमारे पास कि इसका मध्य बिंदु, किसका, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। हमको दूरियां मापनी पड़ेगी, तो हम क्या कर लेते हैं कि यहां पर द्विध्रुव का मध्य बिंदु O ले लेते हैं और इस बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी मान लेते हैं, स्मॉल r। ओके, इस बिंदु O से मध्य बिंदु जो है उससे बिंदु P की दूरी कितनी मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं कि धनात्मक आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इस धनात्मक आवेश प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करेंगे और इसी तरह से माइनस Q के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर बाद में उनका क्या करेंगे, हम सदिश योग कर लेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगी, इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो मान लेते हैं हमारे पास बिंदु B पर जो प्लस Q आवेश रखा हुआ है उससे बिंदु P की दूरी कितनी है, r माइनस ए। या r माइनस ए कैसे होगी, देखिए हमारे पास मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है, स्मॉल r। ओके, और बिंदु O से बिंदु B के बीच की दूरी कितनी है,
ए। कितनी है? ए कैसे? ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 2a। ओके, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ए। तो बिंदु ओ से बिंदु बी की दूरी कितनी है? ए। और बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी कितनी है? आर। तो बिंदु पी की बिंदु बी से दूरी कितनी हो जाएगी? आर माइनस ए। ओके, क्या हो जाएगी? आर माइनस ए। अच्छा, अब मान लेते हैं हमारे पास कि जो धनात्मक आवेश प्लस क्यू है उसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1। कितनी है? E1। अच्छा, इसकी दिशा किधर होगी? जाहिर है दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। लेकिन यहाँ पर धनात्मक आवेश है, अतः जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बिंदु B और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ होगी। ओके, तो E1 की दिशा किधर हो जाएगी? B से P की ओर। किधर हो जाएगी? B से P की ओर की दिशा में। ओके, तो हमारे पास अच्छा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होता है हम पढ़ चुके हैं। E बराबर कितना होता है? 1/4πε0 Q बटावा R स्क्वायर। R क्या है? बिंदु P की आवेश से दूरी होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दूरी कितनी है? R माइनस ए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर R की जगह क्या रखेंगे? R माइनस ए रख देंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बिंदु P पर प्लस Q के कारण? E1 बराबर 1/4πε0 Q बटावा R माइनस ए का होल स्क्वायर P कैप। अच्छा, ये P कैप क्या है? बिंदु B से बिंदु P की ओर की एकांक सदिश है। कैसे? देखो अपने पास यहाँ पर क्या है? बिंदु A और बिंदु B पर क्या है? माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश है, और हम ये जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र E1 है उसकी दिशा किधर से किधर होगी? P की दिशा में होगी, माइनस Q से प्लस Q की दिशा में। मतलब ये कौन सी दिशा है? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। तो हम क्या यहाँ पर क्या कर सकते हैं? टी कैप लगा सकते हैं। ओके, टी कैप किसको बता रहा है? एकांक सदिश को। किसकी दिशा में? E1 की दिशा में। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ओके, तो अगेन क्या करना पड़ेगा कि माइनस Q की बिंदु P से दूरी ज्ञात कर लेते हैं। वो दूरी कितनी आएगी? R प्लस ए। कैसे? देखो O से P की दूरी कितनी है? स्मॉल r, और A से O की दूरी कितनी है? A। तो A से लेकर P तक की दूरी कितनी जाएगी? R प्लस ए। कितनी जाएगी? R प्लस ए। ओके, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E2। यहाँ गलत लिख दिया। E2 कितनी है? E2। और उसकी दिशा किधर होगी? जाहिर है बिंदु A और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, लेकिन चूंकि ऋणात्मक आवेश है तो इसकी दिशा किधर होगी? अंदर की तरफ होगी। आवेश माइनस Q की तरफ होगी, तो वो दिशा कौन सी है? बिंदु P से बिंदु B की ओर। और ये दिशा किधर है अपने पास? जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा के विपरीत है। ओके, जैसे हमने यहाँ पर ये बताया E2 की दिशा किधर है हमारे पास? बिंदु P पर माइनस Q की ओर है, और ये दिशा कौन सी है? द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है। तो हमारे पास माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? E2 बराबर 1/4πε0 Q बटावा R प्लस ए। R प्लस ए क्यों? क्योंकि माइनस Q की बिंदु P से दूरी कितनी है? R प्लस ए। तो R प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, और साथ में माइनस P कैप। माइनस P कैप क्या है? एकांक सदिश है। किधर? द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में, जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E2 की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं? परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। हमारे पास बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र, एक E1 और एक E2 है। ओके, तो हम क्या करेंगे? इनके परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E बराबर E1 प्लस E2। कितना हो जाएगा? दोनों को हम सदिश योग कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं? E1 व E2 का मान रख देते हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q बटावा R माइनस ए का स्क्वायर P कैप। ओके, प्लस यहाँ प्लस आना चाहिए था। 1/4πε0 Q बटावा R प्लस ए का स्क्वायर माइनस P कैप। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या देख रहे हैं? क्या क्या चीज कॉमन है? 1/4πε0 कॉमन है। ओके, Q भी कॉमन है, वैसे निकाला नहीं है। Q भी बाहर आ जाएगा, और साथ में P कैप जो एकांक सदिश है वो भी कॉमन है। तो हम क्या लिख देंगे? सदिश E बराबर 1/4πε0 Q बटावा R माइनस ए का स्क्वायर। ओके, ये माइनस यहाँ पर रह जाएगा, और Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर
पी कैप। ओके, यहाँ पर ये क्लियर है अपने पास। अच्छा, अब यहाँ पर Q भी बाहर आ सकता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में Q बाहर लेकर आ रहे हैं, ऊपर ही लेकर आ जाते ज़्यादा उचित रहता। तो E बराबर कितना हो जाएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप। ओके, तो अब हम क्या करें कि लघुत्तम ले लेते हैं। ओके, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेकर हो जाएगा R माइनस ए का स्क्वायर और R प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये समीकरण किस प्रकार बन जाएगी, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस ए का स्क्वायर माइनस R माइनस ए का स्क्वायर बटा R माइनस ए का स्क्वायर R प्लस ए का स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी, अगेन E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस ए का होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। इसी तरह से R माइनस ए का होल स्क्वायर खोल दे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। अच्छा, ब्रैकेट हमने साथ में खोल दिया, तो यहाँ पर माइनस R स्क्वायर आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, और जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2RA हो जाएगा। ओके, और नीचे समीकरण क्या, नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, R माइनस ए का स्क्वायर R प्लस ए का स्क्वायर। अच्छा, इसको भी हम R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, यहाँ देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, और यहाँ पर 2RA था और 2RA दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 4RA हो गया। ओके, और R माइनस ए का स्क्वायर और R प्लस ए का स्क्वायर मिलकर क्या हो गया, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो है ही हमारे पास, और सदिश एकांक सदिश पी कैप। ओके, तो समीकरण हमारे पास बन गई है सदिश E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 4RA बटा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। अच्छा, यहां पर हम क्या जानते, देखो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या कहती थी कि द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या, आवेश इंटू दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। तो P बराबर कितना है, Q इंटू 2A है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस P और यहां से एक 2A ले लेते हैं, उसकी जगह सॉरी Q और यहां से हम 2A ले लेते हैं, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, P। तो समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2, अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, P और साथ में R बटावा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। ओके, अच्छा, हमने द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते समय बोला था कि जो द्विध्रुव की लंबाई है वो काफी अल्प होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इज लेस देन R, मतलब जो द्विध्रुव की लंबाई है वो दूरी की तुलना में काफी छोटी होनी चाहिए। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, हम A को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR बटावा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, और ये पी कैप। ओके, तो अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास, E अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटावा R क्यूब। तो यहाँ पर R4 बनेगा और ये इस एक R से कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2P बटावा R क्यूब पी कैप। ओके, पी कैप क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एकांक सदिश है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो अक्षीय बिंदु है उस पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती है, सॉरी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, R क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। और साथ में चूंकि दिशा है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर है, हम यहाँ इस सूत्र से देख रहे हैं कि वो दिशा कौन सी है, पी कैप की दिशा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। अब अपन क्या करते हैं कि द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। पहले हमने किस पर निकाली थी, अक्ष पर ज्ञात की थी, अब हम निकालेंगे निरक्ष पर। ओके, इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, ए बी हमारे पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है और उसकी लंबाई कितनी है, 2a है। यहाँ बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश और बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है। ओके, इसका मध्य बिंदु कितना है, ओ है, कितना है ओ, और इस ओ से द्विध्रुव के लंबवत निकलने वाली जो रेखा है उसको हम क्या बोलेंगे, निरक्ष कहेंगे। और निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। अच्छा, बिंदु P की बिंदु O से दूरी कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और बिंदु P की बिंदु B से दूरी स्मॉल r, इसी प्रकार बिंदु P की बिंदु A से दूरी क्या मान लेते हैं, स्मॉल r है। यहां हम क्या देख रहे हैं, त्रिभुज AOP ले लेते हैं और त्रिभुज
ओ बी पी ले लेते हैं। ओके, तो ये दोनों त्रिभुजों के अंदर क्या है, दूरी ए ओ और ओ बी बराबर है और ए पी और पी बी भी बराबर है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बिंदु ए और बिंदु बी पर जो कोण बन रहा है वो थीटा ही होगा, दोनों कोण बराबर होंगे। अब हम क्या मान लेते हैं कि धनात्मक आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है। कितनी है, E1, और उसकी दिशा किधर होगी, बिंदु B और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। बाहर की ओर क्यों होगी, क्योंकि यहां पर धनात्मक आवेश है, तो E1 की दिशा किधर हो जाएगी, बिंदु B से बिंदु P की ओर। इसी तरह से मान लेते हैं माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है। कितनी है, E2 है, और उसकी दिशा किधर होगी, बिंदु A और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर। अंदर की ओर क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस Q आवेश है, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 की दिशा किधर हो जाएगी, बिंदु P से बिंदु A की ओर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज AOP लेते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिल जाएगी, हमको दूरी R मिल जाएगी। दूरी R क्या है, दूरी R हमारे पास धनात्मक आवेश Q से बिंदु P की दूरी और ऋणात्मक आवेश Q से बिंदु P की दूरी, हमको ये दूरी चाहिएगी। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, उसकी दिशा किधर बताई थी हमने, बिंदु B से बिंदु P की ओर। उसकी तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, E1 बराबर 1/4πε0 Q बटावा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि बिंदु P की बिंदु B से दूरी कितनी है, R है। कितनी है, तो R है। हम क्या है, R की जगह क्या रखेंगे, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर का मान हमने ऊपर निकाला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और दिशा हमारे पास ध्यान रखनी कौन सी है, B। अब हम माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ज्ञात करते हैं। ओके, उसकी दिशा हम पहले बता चुके कौन सी है, बिंदु P से बिंदु A की ओर है। तो E2 का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q बटावा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि बिंदु P और बिंदु A के बीच की दूरी कितनी है, R है, और हमने पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर का मान कितना निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब हम ये जानते हैं, देखो यहाँ पर कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है, दोनों का परिमाण क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। देखो दोनों में क्या है, 1/4πε0 Q बटावा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दिशा तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का परिमाण बराबर। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, मॉड ऑफ E1 बराबर मॉड ऑफ E2। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र E1 और E2 है, उनको हम घटकों में वियोजित कर देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम E1 को घटकों में वियोजित करते हैं। E1 का लंबवत घटक क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा, और इसका समांतर घटक क्या हो जाएगा, E1 cos ऑफ थीटा। इसी प्रकार E2 को हम घटकों में वियोजित करें तो E2, इसका लंबवत घटक E2 sin थीटा, और समांतर घटक कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देखो कि जो ये लंबवत घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, परिमाण में तो क्या है, समान है। परिमाण में कैसे है, समान है, लेकिन दिशा में विपरीत है, अतः ये दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ समांतर घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, वो एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। अतः द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी जाएगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के बराबर हो जाएगी। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे लिख सकते हैं, E निरक्ष बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा माइनस P कैप। माइनस P कैप क्या है हमारे पास, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में एकांक सदिश। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो फाइनल हमारे पास E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आ रहा है, उसकी दिशा किधर आ रही है, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में आ रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, E निरक्ष बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा माइनस P कैप। ओके, क्लियर है हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण के अंदर E1 का मान रख देते हैं। तो E1 का मान रखने पर किसी निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, E निरक्ष बराबर 2/4πε0 Q cos थीटा बटावा ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर हम दिशा के लिए माइनस पी कैप लगा देते हैं। माइनस पी कैप किसको प्रदर्शित कर रहा है? द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस cos थीटा का मान ज्ञात करते हैं। cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए अपन वही त्रिभुज डायग्राम वापस ले लेते हैं। इस डायग्राम में हम त्रिभुज ले लेते हैं OBP। ओके, क्या ले लेते हैं? OBP ले लेते हैं। ओके, और cos थीटा का मान कितना होता है? आधार बटावा कर्ण। आधार कितना है? OB, जिसका मान कितना है? A, और कर्ण कितना है? PB, उसका मान कितना है? R। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? A बटावा R। ओके, और r का मान हमने कितना निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से? √a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर क्या है? a बटावा r बराबर a बटावा a² प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1 बटावा 2। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस cos थीटा का मान इस समीकरण में रख देते हैं। तो e निरक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 2/4πε0 q बटावा a² प्लस एक्स स्क्वायर। अब cos थीटा का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बटावा a² प्लस एक्स स्क्वायर की घात हाफ, और हमने क्या लगाया यहाँ पर? माइनस पी के। इस पूरी समीकरण को हम थोड़ा हल करें तो हल करने पर हमारे पास क्या? अच्छा, एक चीज और यहाँ पर है, देखो यहाँ पर 2QA है और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? 2QA की जगह क्या रख सकते हैं? P रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? P, जो कि क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। तो समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी? E निरक्ष बराबर 1/4πε0 2QA की जगह P रख देते हैं, P बटावा a² प्लस एक्स स्क्वायर घात 3 बटावा 2। कितना हो जाएगा? 3 बटावा 2 और माइनस पी कैप। ओके, अच्छा, तो हमारे पास ये देखिए इस समीकरण हमने क्या लिखा है? E निरक्ष बराबर -1 बटावा 4πε0 P सदिश बटावा a² प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3 बटावा 2। ऐसा क्यों लिखा है? जो हमारे पास माइनस पी कैप था वो किसको प्रदर्शित कर रहा था? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को ही प्रदर्शित कर रहा था। और यहाँ पर P हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण है, तो हम क्या करते हैं? माइनस जो पी कैप था उसको हटाकर P पर वेक्टर लगा दिया हमने यहाँ पर। ओके, अच्छा, हम क्या जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी लंबाई दूरी की अपेक्षा काफी कम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर r की तुलना में a को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो समीकरण हमारे पास क्या जाएगा? E निरक्ष बराबर -1/4πε0 P सदिश बटावा r³। इन समीकरणों से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर, यहाँ हम निरक्ष पढ़ रहे हैं, और अक्ष और निरक्ष है ना, अक्ष और निरक्ष दोनों पर ही जो विद्युत क्षेत्र है वो r³ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, अच्छा, अक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा थी वो किधर थी? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। लेकिन यहाँ पर क्या है? उल्टा है। निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होगी। और साथ में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ देखो, E निरक्ष बराबर कितना है? -1/4πε0 P बटावा r³, जबकि अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी? 2/4πε0 P बटावा r³। इसका मतलब हमारे पास जो है वो 2E निरक्ष किसके बराबर होगा? E अक्ष के बराबर होगा। ओके, ये क्लियर है? हमने क्या किया? अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हमको द्विध्रुव रख दें तो उस पर कितना बलाघूर्ण कार्य करेगा वो हम ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? मान लेते हैं ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने कोई द्विध्रुव रखा है AB, और बिंदु B पर +Q आवेश स्थित है और -Q आवेश बिंदु A पर स्थित है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a। अच्छा, हम क्या जानते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। ओके, तो इस स्थिति में क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? मान लेते हैं ये कोण है थीटा। कितना है? कोण थीटा है। ओके, क्लियर है हमारे पास? अच्छा, अब हम क्या जानते हैं कि +Q पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल कितना होता है? QE होता है। कितना होता है? QE, और उसकी दिशा किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो +Q पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है QE, और उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हमने दर्शाई है। इसी तरह से यदि हम बात करें -Q की, तो -Q के कारण -Q पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा किधर होगी? विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। ओके, कितनी होगी? विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी, और उसका मान कितना हो जाएगा? -QE। कितना होगा? -QE। तो E2 बराबर कितना आ जाएगा? -Q पर बल कितना आ जाएगा? F2 बराबर -QE। कितना हो जाएगा? -QE। अच्छा, परिणामी बल कितना हो जाएगा? दोनों को हम जोड़ लेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2।
ओके। अच्छा F1 कितना है QE और F2 कितना है माइनस QE, तो टोटल बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर कुल बल का मान कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। और शून्य होने के कारण क्या होगा, द्विध्रुव स्थानांतरण गति नहीं करेगा। लेकिन जो F1 का F2 है वो संरेखिक नहीं है, एक ही रेखा में नहीं है। तो ये जो दोनों बल है वो द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, द्विध्रुव घूर्णन गति करने लगेगा और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करेगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है, इस द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि देखो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल इंटू आघूर्ण भुजा। क्या होता है, बल इंटू आघूर्ण भुजा। बल हमारे पास कितना है, F, और आघूर्ण भुजा देखो यहाँ पर हम आघूर्ण भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो बल F2 है, ये वाला बल, उसकी क्रिया रेखा को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और बिंदु B से इस क्रिया रेखा पर एक लंब BM डाल देते हैं। तो ये जो लंब BM आ रहा है वो किसको प्रदर्शित करेगा, आघूर्ण भुजा को प्रदर्शित करेगा, मतलब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को प्रदर्शित करेगा। इसका मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका मान होगा 2a sin थीटा। हम त्रिभुज ले लेंगे ABM, तो इस ABM त्रिभुज से हम इस दूरी BM का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसका मान कितना हो जाएगा, 2a sin थीटा। तो ये सारे मान हम क्या करते हैं, समीकरण में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, टॉ बराबर कितना हो जाएगा, QE। F बराबर कितना है, QE, तो हमने यहाँ पर QE मान रख दिया और BM बराबर है 2a sin थीटा। तो टॉ बराबर कितना हो जाएगा, QE 2a sin थीटा। अच्छा हम क्या जानते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान कितना होता है, P बराबर Q इंटू 2a। तो यहाँ पर हमारे पास देखो Q है और 2 है, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो टॉ बराबर हमारे पास कितना जाएगा, PE sin थीटा। कितना जाएगा, PE sin थीटा। और यदि इसको हम सदिश रूप में, टॉ क्या है, बलागुण, बलागुण क्या है, अक्षय सदिश है, ओके। और इसको यदि हम सदिश रूप में लिखना चाहे तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, टॉ बराबर, टॉ सदिश बराबर P सदिश क्रॉस E सदिश, ओके। और अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्थितियों की, ओके। अच्छा मान लेते हैं हमारे पास जो द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, मतलब जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। तो दोनों स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा, शून्य। और साइन थीटा में यदि थीटा का मान रखें तो इस स्थिति में हमारे पास बलागुण का मान कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यदि द्विध्रुव हमने विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा, शून्य होगा। बल आघूर्ण का मान कितना होगा, शून्य होगा। यह हमारे पास क्या कहलाएगी, स्थायी साम्य अवस्था। क्या कहलाएगी, स्थायी साम्य अवस्था क्यों कहलाएगी, यदि हम इस स्थिति से इसको थोड़ा सा विस्थापित करें, थोड़ा सा इसको घुमा भी दें तो जो द्विध्रुव है वो वापस विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आने का प्रयास करेगा। द्विध्रुव आघूर्ण पहले वाली स्थिति में ही होगा, ओके। इसलिए इसको बोलेंगे स्थायी साम्य अवस्था। अब हम दूसरी स्थिति ले लेते हैं जब द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है, ओके। इस स्थिति में कोण का मान कितना हो जाएगा, 180। अच्छा साइन 180 कितना होता है, अगेन शून्य होता है। तो इस स्थिति में भी क्या होगा, जो बल आघूर्ण का मान होगा वो शून्य होगा। लेकिन ये वाली जो स्थिति है वो क्या कहलाएगी, अस्थायी साम्य अवस्था कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इस स्थिति से इसको थोड़ा सा विस्थापित करें, अभी हमारे पास जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो जो द्विध्रुव है वो पूरा का पूरा घूम जाएगा और जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चली जाएगी, मतलब पुनः उस स्थिति में नहीं आएगा बल्कि पूरा का पूरा ही घूम जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अस्थायी साम्य अवस्था कहेंगे। अब यदि हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो यदि विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, इस स्थिति में क्या होगा, थीटा का मान कितना होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90 होगा। और साइन 90 का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो इस स्थिति में, किस स्थिति में, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, उस स्थिति में द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लग रहा है उसका मान अधिकतम होगा, ओके। इस प्रकार इस वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने अध्ययन किया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए और साथ में ही एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात किया है, ओके। अब हम उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ओके। थैंक यू।